नमस्कार दोस्तों। और आज तारीख है 7 मार्च 2023 और आज आप लोगों का एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम था। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो समझ लेते हैं इस टॉपिक को। पहले थोड़ा सा ये पॉलिटी से पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 165, इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। और ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। किसका? राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, यह कानूनी अधिकारी होता है। यह विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। यह एक प्रकार से राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अर्थात जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर रह सकता है। और राज्यपाल अपने विवेक से महाधिवक्ता की नियुक्ति या उसे पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्यपाल लगभग अपने सभी काम मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। और राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकता है और उसे बर्खास्त भी कर सकता है। सामान्यतः महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब तक सरकार होती है तब तक कोई व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर बना रह जाता है। नई सरकार आती है, वो नए महाधिवक्ता को नियुक्त करवाती है। तो एक प्रकार से राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। तो जो राज्य सरकारें होती हैं वो शासन प्रशासन के विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। जिस दौरान राज्य सरकारों के ऊपर विभिन्न प्रकार के केस हो जाते हैं, उनमें विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष कौन रखेगा, तो महाधिवक्ता रखता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना हो। किस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार नहीं। एक योग्यता होनी चाहिए कि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकने की योग्यता रखता हो, प्लस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री वो राज्यपाल से सिफारिश करे, तब राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट डाल सकता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये बातें राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समुदाय से हैं। और अगला ऑप्शन है मुख्यमंत्री। अब क्वेश्चन ये उठता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो किसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगला ऑप्शन है महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 76। तो संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद के बारे में उल्लेख है, इसकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के। अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो क्या अपने विवेक से नियुक्त करता है, नहीं, ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं। और किस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो महाधिवक्ता के बारे में भी पॉइंट याद रखना है, महान्यायवादी के बारे में भी याद रखना है। तो इसमें आपसे महाधिवक्ता के बारे में पूछा गया तो राज्यपाल आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 130वां संविधान संशोधन जो अधिनियम पारित हुआ, 130वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। ये जो 130वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है? तो 130वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ था और इसके तहत ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिला। तो 130वें संविधान संशोधन का संबंध ईडब्ल्यूएस से, ये क्वेश्चन जीडी में भी पूछा गया था, एसएससी जीडी में। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षण संस्थानों में। तो 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के तहत? 130वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ? 2019 में हुआ। अगला ऑप्शन है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग। तो कौन सा संविधान संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है? तो जैसा कि हमने बताया कि 130वां संविधान संशोधन ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। इसमें क्या किया गया? अर्थात जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और ये 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ। इसके तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे देश का था, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसके लिए प्रावधान किया गया संविधान के आर्टिकल 338 बी में। और हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 240। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 बी में इसका प्रोविजंस किया गया और हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 340। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। और समय समय पर राष्ट्रपति ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, लेकिन वो कार्यकारी आयोग था और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक आयोग बना दिया गया, कानूनी आयोग बना दिया गया। संसद ने कानून बनाकर इसे कानूनी दर्जा दे दिया और 2018 में 102वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। अगला ऑप्शन है हमारा जीएसटी। तो 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी फैक्ट यहां पर हम बता रहे हैं, ये सभी फैक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए अपने आप में एक क्वेश्चन है। इन्हें अच्छे से तैयार करना है। हम जो ऑप्शन शामिल करते हैं बहुत सोच समझ के शामिल करते हैं ताकि अनावश्यक फैक्ट आपको ना बताया जा सके, केवल वही फैक्ट बताए जा सके जो मोस्ट रिपीटेड फैक्ट हैं। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। कई बार ये पूछा गया है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का समूह है। 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में हुआ और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया और ये अप्रत्यक्ष करों का समूह है। इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 279 ए जोड़ा गया। तो ये भी याद रखना है, जीएसटी से संबंधित है। और अगला ऑप्शन है आपका एससी एसटी आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन का आरक्षण। तो इनको समझ लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत क्या किया गया? 104वें संविधान संशोधन के तहत जनवरी 2020 में ये प्रभावी हुआ। 104वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत एससी और एसटी को लोकसभा में और विधानसभाओं में जो आरक्षण मिल रहा था, इसकी अवधि 10 साल के लिए बढ़ा के 2030 कर दी गई। 2020 से 2030 10 साल का आरक्षण बढ़ा दिया गया। किसका? एससी और एसटी का। कहां पर आरक्षण? राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण मतलब लोकसभा में और विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटें जो आरक्षित होती हैं, तो उसके संबंध में ये प्रावधान किया गया 104वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण मिल रहा था। लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए, विधानसभाओं में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए। तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, ये समाप्त हो गया और ये वाला आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा गया 130वां, तो ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 44 का संबंध है। तो अनुच्छेद 44 का संबंध, अनुच्छेद 44 का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पंचायती राज। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 ये पंचायती राज से संबंधित है। और
ये डीपीएसपी के अंतर्गत आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी का उल्लेख है और ये सभी प्रोविजंस डीपीएसपी से संबंधित हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है और ये वाद योग्य नहीं है। ये सब फैक्ट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं इसका मतलब क्या है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर या राज्य द्वारा इन्हें लागू न किए जाने पर इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही अब डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज आ गया, तो ये बाध्यकारी नहीं था, राज्य की इच्छा पर था। इसमें यह कहा गया था कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है, तो राज्य ने पंचायतों का गठन किया भी और वो पंचायती राज का अध्ययन हम आगे भाग 9 में करते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से संबंधित है आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता क्या है, हमारे देश में 2 प्रकार के मुख्य रूप से कानून हैं, सिविल कानून अर्थात नागरिक कानून और क्रिमिनल कानून अर्थात आपराधिक कानून। ये जो क्रिमिनल कानून है, आपराधिक कानून है, ये सभी के लिए एक जैसे हो, चाहे वो जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो। ये जो सिविल कानून है, नागरिक कानून है, ये थोड़ा सा धर्म से प्रभावित है। इसमें कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, जैसे गोद लेना, अगर कोई किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले रहा है, तलाक, विवाह, उत्तराधिकार, इनसे संबंधित जो कानून है ये धर्म से प्रभावित है। हिंदू धर्म से संबंधित कानून अलग है और इस्लाम धर्म से अलग है, तो ये अलग अलग है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया था कि सभी प्रकार के कानून एक जैसे हो जाएं, इसलिए इसे कहा जाता है समान नागरिक। सिविल मतलब नागरिक कानून, तो जो नागरिक कानून, संहिता मतलब कानूनों का समूह, ये जो नागरिक कानून है ये सबके लिए एक जैसे नहीं है, ये धर्म से प्रभावित है, धर्म के आधार पर अलग अलग हैं। तो राज्य क्या करे, धीरे धीरे सबके लिए नागरिक कानून एक जैसे कर दे। तो अब राज्य अभी तक तो किया नहीं, राज्य की ओर से कौन करेगा, सरकार। तो भारत सरकार ने अभी तक तो ऐसा किया नहीं, हो सकता है भविष्य में कर दे, ऐसा निर्देश दिया गया है हमारे संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य को। अगला ऑप्शन है आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 इसमें यह बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना है। अर्थात कार्यपालिका, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हमारे यहां ये जो न्यायपालिका है इसका अस्तित्व स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहा गया न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। स्वतंत्र किससे हो न्यायपालिका, विधायिका से और कार्यपालिका से। तो लेकिन प्रशासन में आज भी कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मिले जुले हुए, तो इनको धीरे धीरे अलग करना है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से धीरे धीरे अलग करना। ये कौन करेगा, राज्य करेगा। तो डीपीएसपी में सभी जो निर्देश दिए गए हैं, नीति निर्देशक हैं, ये निर्देश किसे दिए गए, राज्य को दिए गए। राज्य की ओर से कौन करेगा, सरकार करेगी अपनी क्षमता अनुसार। अगला ऑप्शन है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया है। यह कहा गया कि राज्य को निर्देश दिया गया, राज्य ऐसे काम करे जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में शांति और सुरक्षा बने रहे, हमारे रिश्ते अन्य देशों के साथ खराब ना हो, अच्छे रिश्ते बने रहे, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित बनी रहे। तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, तो इन्हें याद रखना होगा। तो आर्टिकल 44 का संबंध किससे, समान नागरिक संहिता से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद में, मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं।
बिहार में बाराबर की गुफाएं, बाराबर की गुफाएं, और तमिलनाडु में वराह की गुफाएं। वराह ये कहाँ है? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में बराह की गुफाएं, जहां भगवान विष्णु का मंदिर भी है। तो ये पॉइंट याद रखने होंगे। तो भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तबकात ए नासरी के लेखक, मध्य कालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया। तो एक पहले लेखक है इसमें फिरदौसी, इनके बारे में भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। तो इनकी एक पुस्तक है फारसी भाषा में जिसका नाम है शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। ये फारसी भाषा की इनकी पुस्तक है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। अगला ऑप्शन आपका है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ये इनका सही नाम है। तो मिनहाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने ही लिखी थी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहास उस सिराज। अगला ऑप्शन आपका है अलबरूनी। अलबरूनी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अरबी भाषा में इसने किताब लिखी अलबरूनी ने। एक किताब और है इसकी तहकीक ए हिंद। तो अरबी भाषा में ये किताबें लिखी अलबरूनी ने। मोहम्मद गोरी के साथ ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अगला ऑप्शन है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसने एक किताब लिखी किताबुल रेहला। किताब उल रेहला या संक्षिप्त में से रेहला भी कहा जाता है। किताब उल रेहला का लेखक है इब्न बतूता और यह भी किताब अरबी भाषा में लिखी गई। तो इसमें आपसे पूछा गया तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है और ये एक संवैधानिक आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और हाल ही में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह। 2025 तक चलेगा ये वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और अगला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय। स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी का मतलब यह होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। स्वायत्त निकाय, स्वतंत्र नहीं, स्वायत्त। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, अर्थात इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, इस समय 25वें नंबर के हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और एक और हाल ही में जिनका निर्वाचन हुआ है, नियुक्त हुई है जिनका नाम है अरुण गोयल, जिनके नियुक्ति का बड़ा विरोध हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और हाल ही में 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इलेक्शन कमीशन अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक समिति बनेगी। वो समिति जिसके नाम का सुझाव देगी उसी को राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त करेंगे। और इस समिति में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त CJI, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। अगला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी में राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसा कि हमने बताया आर्टिकल 340 में बताया गया था कि राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो इसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसे काका कालेलकर आयोग कहते हैं।
फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति ने गठित किया, जिसे बीपी मंडल आयोग कहते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। फिर 1993 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, कानून बनाकर आयोग को कानूनी दर्जा। फिर 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपसे पूछा गया सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल के 7 मार्च के जो भी जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले हमें, उनको हमने विस्तृत रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जीएस बाई सुमेर सिंह। और इसी प्रकार हम सीएचएसएल के आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे और एमटीएस के भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।